नमस्कार। आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवत प्रसाद सोने प्रवक्ता इतिहास आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम BA फोर्थ ईयर की क्लास में अध्ययन करेंगे। BA फोर्थ ईयर की क्लास, और आज भी अपना जो टॉपिक है प्रमुख अधिनियम। प्रमुख अधिनियम, और ये इसका पार्ट 5 है, पार्ट 5। ये बच्चों आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इससे जो पिछली वाली क्लासों में हमने पढ़ा था वो हमने 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत की। इसको पढ़ते पढ़ते हम आ गए थे 1800 जो 92 का अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम, उसके आगे आज पढ़ेंगे, और उसका नाम है 1909 का भारतीय परिषद एक्ट। 1909 का भारतीय परिषद है, जिसे मिंटो मार्ले सुधार भी कहा जाता है। मिंटो मार्ले सुधार भी कहा जाता है। ये इसके बारे में जनरली जानकारी लीजिए, और इसके जो आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इससे जो पहले अधिनियम था उसका समय पूरा हो रहा था। इसके बाद 1909 का जो अधिनियम आया उसकी क्या खास बातें रही, क्या प्रतिक्रियाएं रही, भारतीय जनमानस को क्या लाभ हुआ, ब्रिटिश हुकूमत कहाँ तक और प्रभावी हुई, इन आदि बातों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बच्चों, 1909 का अधिनियम मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिनियम है, अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है, और इसी से सांप्रदायिकता की शुरुआत मानी जाती है। नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय बना, यानी मिंटो भारत का वायसराय था। यह वायसराय था तथा मार्ले भारत सचिव। इन दोनों ने मिलकर इस एक्ट को बनाया था। ये प्रमुख बातें हैं इनकी, जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग में। इसका विस्तृत रूप से अध्ययन हम आगे करेंगे। बना था 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन में प्रतिनिधित्व प्रदान किया था, यानी भारतीयों को कानून बनाने और विधि निर्माण में, कानून निर्माण में, प्रशासन में भारतीयों का सहयोग लिया जाएगा। नेक्स्ट, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात को मान ली गई थी, यानी हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी, मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी। ये इसकी मुख्य बातें हैं। क्लियर? अब इसके बारे में अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अपनी अलग अलग राय रखी, और भारतीय जनमानस पर यह किस प्रकार प्रभावी हुआ, इसका अध्ययन हम करेंगे। पारित होने की घटनाएं। 1892 के सुधारों से कांग्रेस की मांगों की पूर्ति नहीं हुई। लोकमान्य तिलक कांग्रेस की दुर्बल तथा भिक्षावृत्ति की नीति की इन शब्दों में कटु आलोचना की। राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, यानी कांग्रेस के अपोजिट बाल गंगाधर तिलक जी ने ये बात कही कि हमें अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। उदारवादी दल के लोग यह समझते हैं कि ये प्रेरणा से प्राप्त किए जा सकते हैं। वही उदारवादी जो नेता है वो ये सोचते हैं कि यह प्रेरणा से प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी ब्रिटिश सरकार को प्रेरणा मिलेगी और वो हमें स्वतंत्रता दे देगी। किए जा सकते हैं। हम समझते हैं कि यह दबाव से प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी यह दबाव से ही प्राप्त किए जा सकते हैं।
विदेशी शासकों की शोषण की नीति से आर.सी. दत्त तथा दादाभाई नौरोजी तथा अन्य देशभक्तों के कथन को सत्य का समर्थन मिला। यानी दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत बताया, आर.सी. दत्त ने भारत की इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, जिससे लोगों को प्रेरणा मिली, समर्थन मिला कि देश की निर्धनता शासक वर्ग की इस नीति के फलस्वरूप है, जिसके अनुसार अंग्रेज उद्योगपतियों को भारतीय उद्योग तथा व्यापार की बलि देकर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। यानी भारतीयों और भारतीय व्यापारियों की बलि देकर जो ब्रिटिश व्यापारी हैं, उद्योग हैं, उनको और शक्तिशाली बनाया जा रहा है भारतीयों की बलि देकर। एक अन्य कारण जिसके लोगों में असंतोष बढ़ा वह था कि शिक्षित भारतीयों को उचित भाग की तो बात जाने दो, सरकारी सेवाओं तथा शासन में कोई भाग ही नहीं मिला। यानी अंग्रेजी शासन ने भारतीयों को ये बात कही थी कि प्रशासन में आपका सहयोग दिया जाएगा, किंतु उचित प्रतिनिधित्व जो छोड़ो, किसी को भाग लेने ही नहीं दिया। लॉर्ड कर्जन की साम्राज्यवादी तथा कठोर नीतियों से आगे आग में तेल का काम हुआ। यानी लॉर्ड कर्जन की जो साम्राज्यवाद की कठोर नीति थी, उससे आग में और तेल डालने की बात कही गई थी। यानी वह और साम्राज्यवादी हो गया था, घोर साम्राज्यवादी था। उसने ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाया और ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करने की बात की, काम किया। बुद्धिजीवी लोगों में विदेशी सरकार के प्रति अधिक विरोध उत्पन्न हुआ, जिसके मन में भारतीयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। यानी ब्रिटिश सरकार सिर्फ शोषण करना चाहती थी और भारतीयों के प्रति उनके मन में किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं थी। उसने कलकत्ता निगम को पूर्ण रूपेण सरकारी प्रभाव के अधीन बना दिया। यानी कलकत्ता का जो बोर्ड था उसको पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में बना दिया। यानी उसके बारे में सरकार की जो राय लेगी, बाकी कोई राय या कोई निर्णय नहीं लेगा, न राय देगा। इसमें 1899 में 1/3 सदस्य कम करके यूरोपियों को बहुमत दे दिए गए। यानी इसमें भी जो बहुमत था वो यूरोपियों को ही था। 5 वर्ष पश्चात ऐसी ही नीति भारतीय विश्वविद्यालयों में लागू कर दी गई, जिसका उनकी संप्रभुता समाप्त हो गई। यानी जो विश्वविद्यालय थे उसमें भी भारतीय थे, उनको भी हटा दिया गया और यूरोपियों को भर दिया गया, जिससे जो शिक्षा की जो नीति थी उसकी जो संप्रभुता थी वो सारी समाप्त हो गई। उसी वर्ष 1904 में राजकीय रहस्य अधिनियम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अनुसार विद्रोह की परिभाषा अधिक विस्तृत कर दी गई, परंतु सबसे बड़ी कठोर बंगाल के विभाजन से लगी। यानी सबसे बड़ी कठोर ठोकर जो लगी थी वो बंगाल विभाजन से लगी, जिसको बंगाल की उभरती हुई राष्ट्रीयता पर एक बड़ा प्रभाव माना गया। यानी बंगाल में जो राष्ट्रीयवाद की बात चल रही थी उसमें बंगाल को विभाजन कर दिया ब्रिटिश सरकार ने, जो एक बहुत बड़ा प्रभाव माना गया। बांग्लादेशियों ने इसे अपने प्रति तिरस्कार, मानहानि तथा धोखे की संज्ञा दी। यानी बांग्लादेशियों ने बंगाल विभाजन को तिरस्कार, मानहानि, धोखे की संज्ञा दी और इसे समाप्त करने के लिए भिन्न भिन्न आंदोलन किए। असंतोष के अन्य कारण भी थे। समुद्र पार भारतीयों के साथ विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में बहुत अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा था। यानी ब्रिटिश सरकार भारत ही नहीं अन्य महाद्वीपों में भी भारतीयों के प्रति बहुत बड़ा अत्याचार कर रही थी, अपमान पूर्वक व्यवहार कर रही थी। यानी भारत ही नहीं दक्षिण अफ्रीका तक भारतीयों के साथ अच्छी बातें नहीं हो रही थी, अपमान हो रहा था उनका। संभवतः इसलिए वे एक दास जाति के सदस्य हैं और वो अपमानजनक व्यवहार क्यों हो रहा था? क्योंकि वह दास जाति के सदस्य हैं। अतः लोगों में यह भावना जागी कि वह जब तक वे स्वतंत्र नहीं हो जाते उन्हें उचित व्यवहार की आशा नहीं करनी चाहिए। अतः लोगों में आशा थी कि जब तक वह स्वतंत्र नहीं होंगे और उनसे उचित व्यवहार की आशा नहीं कर सकते, यानी भारतीय जब तक गुलाम रहेंगे उनसे उचित व्यवहार ब्रिटिश सरकार नहीं करेगी। अतः भारतीय स्वतंत्र होंगे तभी जाकर ब्रिटिश सरकार उनसे सम्मानजनक व्यवहार करेगी। इससे राष्ट्रवाद को बहुत प्रोत्साहन मिला। 19वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में भयानक अकाल तथा प्लेग का प्रकोप हुआ, जिससे लोगों का दुख तथा विपत्ति और अधिक बढ़ गई। यानी प्लेग महामारी फैल गई और अकाल पड़े, जिससे लोगों की विपदाएं और बढ़ती गई।
लोगों ने अपने विपत्ति के लिए अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया, यानी इस प्रकार की जो विपत्तियां आई इसके लिए अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया गया, क्योंकि उन्होंने आर्थिक शोषण इतना कर दिया कि लोगों के पास प्रभावी योजना लोगों के ऊपर प्रभावी योजनाएं उन्होंने लागू नहीं की और यह अकारण मौत के शिकार हुए। प्लेग के संक्रमण को रोकने के लिए कोई उचित कदम उपायों का भी अर्थ गलत लिया, यानी प्लेग के जो ब्रिटिश सरकार ने उपाय किए वो भी ऐसे थे जो छेड़छाड़ वाले थे, अतः ये इस प्रकार के जो उपाय किए गए थे वो भी अच्छे नहीं थे। समाचार पत्रों ने जो 1892 में से स्वतंत्र थे, इन सभी घटनाओं पर उचित रूप से टीका की, अंग्रेजी प्रशासन की कटु आलोचना की, यहाँ तक कि हुआ कि मिंटो ने मार्ले को लिखा, हमें स्थानीय समाचार पत्रों से निपटने के लिए उपाय ढूंढने होंगे। यानी जब समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता पूर्वक ब्रिटिश सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की तो लॉर्ड मिंटो ने कहा कि हमें इन समाचार पत्रों से उचित रूप से निपटना चाहिए, यानी ये जो देश अपनी सरकार विरोधी बात कर रहे हैं इसके लिए इन्हें रोकना चाहिए, इसके लिए किन प्रकार के साधन अपनाने पड़े। समाचार पत्रों ने अपनी भूमिका निभाई। तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय के स्थान पर जाकर भाषण दिए। तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल आदि ने स्थान स्थान पर जाकर भाषण दिए, लोगों को समझाया, जागरूक किया और जनता में एक नई जागृति उत्पन्न हुई। यानी ये जो अकाल प्लेग महामारी जो फैल रही थी इनके लिए इन लोगों ने जगह जगह जाकर भाषण दिए और ब्रिटिश सरकार की कटु आलोचना की, इसलिए लोगों में जागृति आई। ऐसी अवस्था में यद्यपि सरकार ने दबाने का भरसक प्रयत्न किया, फिर भी अतिवादी का प्रसार हुआ, यानी ब्रिटिश सरकार ने भी इनका दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी उनकी जो आदतायिता थी वह उभर कर सामने और आई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो दलों में बंट गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फिर दो दलों में बंट गई। संयुक्त मार्गी, अति मार्गी, यानी गरम दल और नरम दल में बंट गई। यह विभाजन 1907 में सूरत में हुआ। उदारवादी सभी इस विचार के थे कि संवैधानिक साधनों द्वारा ही फल की प्राप्ति करनी चाहिए, यानी उदारवादी ये सोचते थे कि जो संवैधानिक मार्ग है उसी से ही हमें सुधार करवाने चाहिए। और उग्रवादी यह समझते थे कि साध्य प्राप्ति के ही साधनों का औचित्य निश्चित करना है, यानी जिस प्रकार से भी मिले हमें जो अपने अधिकार हैं वो मिलने चाहिए। उन्होंने बहिष्कार की नीति, विदेशी माल, व्यापार, सरकारी सेवाओं, उपाधियों, पदवी इत्यादि को तथा स्वदेशी आंदोलन को, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों के स्थापना को तथा आतंकवाद को अपनाया, यानी बहिष्कार, स्वदेशी अपनाओ और ब्रिटिश सरकार की जो नौकरी है वो छोड़ो, उपाधियां छोड़ो, पदवियां छोड़ो और सरकार के सामने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की बात की गई और आतंकवाद का रास्ता अपनाया, जो ब्रिटिश सरकार कहती है, बाकी वह राष्ट्रीय आंदोलनकारी ही थे। इसी बीच एक घटना और घटी, एक और कांग्रेस दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होती जा रही थी, उनकी स्वतंत्रता की भावना बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी ओर मुसलमान इस आंदोलन से दूर होते जा रहे थे। कूपलैंड के अनुसार मुसलमानों की उदासीनता यदि विरोध नहीं का मुख्य कारण शिक्षा का अभाव था तथा यह अनुभव ही था कि वे भारतीय जनसंख्या का केवल 1/4 भाग थे, यानी ये जो विरोध था मुसलमानों का यह उनमें शिक्षा की कमी की बात कर रहे हैं और वह भारतीय जो हिंदू जनमानस है जो बहुसंख्यक है उनका 1/4 मात्र ही था, इसीलिए वह विरोध कर रहे थे। आरंभ में इस उदासीन नीति का मुख्य कारण सर सैयद अहमद खान द्वारा समर्थित नीति थी, यानी सर सैयद अहमद आगा खान भी समर्थन कांग्रेस का कर रहे थे उस समय। इस नीति का मुख्य कारण अंग्रेजी नौकरशाही द्वारा आरंभ की गई बांटो और राज करो की नीति थी। अंग्रेजी नौकरशाही के प्रोत्साहन पर मुसलमानों को एक प्रतिनिधित्व मंडल, बाद में कांग्रेस से अलग होकर सर सैयद अहमद आगा खान के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से मिला, यानी लॉर्ड मिंटो से मिला जाकर, और उसको मिंटो ने विश्वास दिलाया कि उन्हें केवल पृथक मतदान का समर्थन ही नहीं अपितु उन्हें उनके साम्राज्य के प्रति सेवाओं के लिए उनकी संख्या से अधिक प्रतिनिधित्व देने का समर्थन करेंगे। यानी लॉर्ड मिंटो ने उनको समझाया कि आपको पृथक निर्वाचन मंडल ही नहीं और आपको आपकी जो जनसंख्या है उसके प्रतिनिधित्व से कहीं बढ़कर आपको प्रतिनिधित्व देंगे। पासा फेंक दिया गया था, यानी ब्रिटिश जो सरकार थी, मिंटो जो वायसराय था, उसने पासा फेंक दिया, मुसलमानों को लाभ देने की बात कह दी और मुस्लिम संप्रदाय को सांप्रदायिकता को जन्म दिया। इस प्रकार मुस्लिम सांप्रदायिकता को जन्म दे दिया।
यदि 1892 का भारत परिषद अधिनियम इसलिए पारित किया गया कि कांग्रेस आंदोलन को हानि पहुंचे, तो 1909 का अधिनियम कांग्रेस के सैयद मार्गियों, उदारवादियों तथा मुसलमानों की अपनी ओर मिला लेने के लिए प्रेरित किया गया। लॉर्ड मार्ले, जो ग्लैडस्टोन का पक्का शिष्य था और उस समय उदारवादी सरकार में भारत राज्य सचिव था, के लिए समय आ गया था कि वह कुछ सुधार लाने का प्रयत्न करे, यानी कुछ सुधार करने का प्रयत्न करे। लॉर्ड मार्ले और मिंटो दोनों ही पूर्णतः सहमत थे कि अब समय आ गया है कि कुछ और राजनीतिक सुधार लाए जाने चाहिए। मिंटो का विचार था कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को चलाना इस बात पर निर्भर करेगा कि समकालीन तथा परिवर्तित परिस्थितियों को ठीक ठीक समझा जाए। उन्होंने कहा ऐसे नियम बनाए जाएं जो ठीक प्रकार से जो राजनीतिक गतिविधियां हैं जो देश में चल रहा है उनको समझ लिया जाए, फिर इस प्रकार की बात सुधार करेंगे, उनके अनुसार आचरण किया जाए। अंत में मिंटो ने भारत राज्य सचिव को यह लिखा, अब समय आ गया है। मिंटो ने सचिव को लिखा, मार्ले को, अब समय आ गया है और हमें अपनी योजना कार्यान्वित करने का कार्यक्रम निश्चित करना चाहिए। न केवल कि हमारे सुधार ही क्यों होंगे, अपितु यह भी है कि ये कब और इन्हें कैसे लागू करना होगा, यानी हमारी जो योजना है वो कैसे और किस प्रकार लागू की जाएगी, ये भी देखना होगा। मार्ले ने जनता को विचार को जानने के लिए इन योजनाओं को स्थानीय निकायों के पास भेजा, यानी जो स्थानीय निकाय थे उनके पास अपने विचारों को भेजा। उन सभी आलोचनाओं के प्रकाश में नए सुधार प्रस्ताव किए गए। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के पश्चात संसद के सम्मुख रखे गए। फरवरी 1909 में यह भारत परिषद एक्ट 1909 के रूप में पारित कर दिए गए। इससे पूर्व अगस्त 1907 में दो भारतीय के.जी. गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी भारतीय राज्य सचिव की परिषद के सदस्य नियुक्त किए गए, यानी दो जो व्यक्ति थे भारतीय वह परिषद में नियुक्त हुए, एक हिंदू था और एक मुस्लिम था, किए गए। और सत्येंद्र सिंह वायसराय की कार्यकारिणी की, वो भारत सचिव के थे, और सत्येंद्र नाथ और गवर्नर वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य नियुक्त किए गए। एक्ट की धाराएं, केंद्र तथा विधानमंडलों का आकार तथा शक्तियां बढ़ाई गई, मतलब केंद्र जो विधानमंडल है, प्रांतीय विधानमंडल है, उनकी आकार और शक्तियां बढ़ाई गई। केंद्रीय विधानमंडल, अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 60 कर दी गई, यानी अतिरिक्त जो सदस्य थे उनकी संख्या 60 कर दी गई। अब विधानमंडल के 69 सदस्य थे, जिसमें 37 शासकीय सदस्य थे, 32 अशासकीय सदस्य थे। शासकीयों में से केवल 9 पदेन सदस्य थे, अर्थात गवर्नर तथा उसके 7 पार्षद, और दूसरा साधारण सदस्य तथा 28 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। 32 अशासकीय सदस्यों में से 5 गवर्नर द्वारा मनोनीत किए गए और शेष 27 निर्वाचित किए गए। इन निर्वाचित सदस्यों के विषय में कहा गया कि प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व तो भारत में उपयुक्त नहीं है, अतएव देश के वर्ग तथा विशेष हितों के प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यानी ये संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, अतः इस विशेष वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए। अतः 27 में से 13 तो साधारण निर्वाचन मंडल से आने चाहिए। इसमें निर्वाचित सदस्य बंबई, बंगाल, मद्रास, संयुक्त प्रांत से 2-2, असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, पंजाब, बर्मा से 1-1, 5 निर्वाचित सदस्य होते थे। यह निर्वाचन मंडल इन प्रांतीय विधान परिषदों के केवल निर्वाचित सदस्य का ही होता था। शेष 14 में से 12 वर्ग निर्वाचन मंडल से आते थे। इन वर्ग विशेष के प्रतिनिधियों में 6 मुंबई, मद्रास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत तथा मध्य प्रांत के 1-1 भूमिपतियों के निर्वाचन मंडल से निर्वाचित होते थे। यानी अब इस प्रकार उन्होंने भारत के अलग अलग वर्गों से निर्वाचित सदस्य निकालने लगे और अपने यहाँ मंडल में स्थान देने लगे। अन्य 6 पृथक मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों मुंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा से 1-1, बंगाल से 2 निर्वाचित होते थे। यानी मुस्लिमों को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया, जो 6 सदस्य होते थे जो अलग अलग स्थानों से आए थे। शेष 2 स्थानों पर मुंबई तथा बंगाल के वाणिज्य मंडलों को दिए गए। क्लियर। प्रांतीय विधानमंडल, यानी इनका जो विस्तार किया गया, इनकी शक्तियों में जो वृद्धि की गई, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। प्रांतीय विधानमंडल, भिन्न भिन्न प्रांतों की विधान परिषदों को बढ़ी हुई सदस्य संख्या इस प्रकार थी: बर्मा से 16, पूर्वी बंगाल असम से 41, बंगाल से 12, मद्रास बंबई संयुक्त प्रांत से प्रत्येक से 47 और पंजाब से के 25 प्रांतों के में अशासकीय सदस्यों का बहुमत था, परंतु इनका
अर्थ चुने हुए सदस्यों के बहुमत से नहीं था, क्योंकि इनमें कुछ अशासकीय सदस्यों को गवर्नर मनोनीत करता था। यानी एक बात कह रही थी कि विभिन्न प्रांतों से लोग आएंगे, किंतु वह भी गवर्नर जनरल द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे। जो उसको खास लगते, ब्रिटिश हितों के अनुकूल लगते, उन्हें वापस निर्वाचित या मनोनीत कर दिया जाता था, अन्यथा कोई विशेष प्रकार की रुचि इनमें भी नहीं थी। इस प्रकार इन प्रांतीय विधान परिषदों में सरकारी नियंत्रण बना रहा। यानी यह इनके प्रकार भारतीयों को कोई अधिकार नहीं दिए गए, सदस्य वही चुने गए जो सभ्रांत थे, पढ़े लिखे थे और जो ब्रिटिश हितों के अनुकूल काम करना चाहते थे, उन्हीं को ही मनोनीत किया गया था गवर्नर जनरल द्वारा। यानी निर्वाचित होकर भारतीय हितों की जो रक्षा करे, ऐसे सदस्यों को वहां पर चुना, मनोनीत नहीं किया गया था। नियंत्रण बना रहे। उदाहरण के रूप में मद्रास से 47 सदस्यों में से 26 अशासकीय थे, परंतु इनमें केवल 21 ही निर्वाचित होते थे और शेष 5 गवर्नर द्वारा मनोनीत। यह मनोनीत सदस्य सदैव ही सरकार के पक्ष लेते थे। यानी जो सरकार को ने मनोनीत किया, ब्रिटिश गवर्नर ने मनोनीत किया, वो हमेशा ब्रिटिश शासन के प्रति बंधे रहते थे और उन्हीं का ही समर्थन करते थे। अतएव सरकार का नियंत्रण बना रहा। ऐसा ही सभी प्रांतों में था। यानी इसी प्रकार की बात सभी प्रांतों में भी की गई। इन चुने हुए सदस्यों में से विभिन्न निकायों का प्रतिनिधित्व प्राप्त था। उदाहरण के रूप में मुंबई के 21 निर्वाचित सदस्यों में से 6 मुंबई विश्वविद्यालय तथा बंबई नगर निगम द्वारा चुने जाते थे। 8 साधारण निर्वाचक मंडल द्वारा, जिसमें नगर पालिकाओं तथा जिलों वार्डों के सदस्य होते थे। से 7 वर्ग विशेष के निर्वाचन मंडल चुनते थे, जिनमें 4 मुसलमानों द्वारा, 3 भूमिपतियों द्वारा चुने जाते थे। यानी अलग अलग वर्ग का अलग अलग प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया था। बंगाल, मद्रास, मुंबई की कार्यकारिणी की संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई। उप राज्यपालों को भी अपनी कार्यकारिणी में नियुक्त करने की अनुमति दे दी गई। यानी सब्स्टिट्यूट जो राज्यपाल थे, उनको भी कार्यकारिणी में काम करने की जो स्वीकृति थी वह मिल गई। विधान परिषदों के अर्थ के कार्य। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों परिषदों के कार्यों का भी विस्तार किया गया। अब यानी उनका जो निर्वाचन कैसा था, मनोनीत कैसे थे, वो बताया गया। अब उनके कार्य बताए जाएंगे। केंद्र तथा प्रांतीय विधान परिषदों के कार्यों का भी विस्तार किया गया। सदस्यों को वाद विवाद करने का अधिकार दिया गया। यानी अब उन्हें वाद विवाद करने का भी अधिकार दिया गया। वे पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। यानी पुनरावृत्ति के कोई प्रश्न है जो बीत गया, वो भी पूछ सकते थे। अधिकारी सदस्य यदि वह तुरंत उत्तर नहीं दे सके तो कुछ समय मांग सकता है। यानी जो उत्तर देने वाला है वो तुरंत उत्तर नहीं दे सके तो कुछ समय मांगकर उत्तर दे सकता है। केंद्रीय विधानमंडल में बजट की विवेचना के लिए विस्तार पूर्वक नियम बना दिए गए। यानी बजट के लिए भी विस्तार पूर्वक नियम बनाए गए। क्या आप बजट पे क्या प्रश्न पूछेंगे, उसके बारे में भी बात की गई थी। सदस्यों को यद्यपि मत देने का अधिकार नहीं था। यानी बजट तो पास होगा चाहे सदस्य मत दे या ना दे, परंतु वे स्थानीय निकायों के लिए धन की मांग रख सकते थे। यानी वह उससे जो छोटे जो स्थानीय निकाय थी उनके लिए धन की मांग जरूर कर सकते थे। बजट पर बहस कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, पर बजट को पारित तो होना ही पड़ेगा, उस पर मत देने का अधिकार नहीं था। करों को में संशोधन, नए ऋण इत्यादि के लिए भी प्रस्ताव रख सकते थे। यानी नए करों में संशोधन, यानी कर में संशोधन होना चाहिए, कर कम होने चाहिए, और ऋण इत्यादि के लिए भी प्रस्ताव रख सकते थे। यानी किसानों को ऋण, अगर किसी व्यक्ति को जरूरत है तो ऋण दिलाना आदि बात इनमें रख सकते थे, प्रस्ताव रख सकते थे। वित्तीय विवरण विधान परिषद में रखने से पूर्व एक ऐसी समिति में रखा गया जिसकी सदस्य संख्या अशासनिक तथा मनोनीत सदस्यों के बीच आधी आधी थी। क्लियर। जन साधारण के हितों से संबंधित मामलों की विवेचना के लिए निश्चित नियम बनाए गए। यानी जन मामले जो थे उनके लिए भी अलग एक निश्चित नियम बनाए गए थे। सदस्य इन मामलों की विवेचना कर सकते थे, उन पर मत दे सकते थे, यद्यपि प्रधान की अनुमति हो तो। यानी जो मंडलों के प्रधान है वह अगर अनुमति दे तो वे प्रश्न पूछ सकते हैं और उन पर मत दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। यद्यपि प्रधान की अनुमति हो तो बिना कारण बताए आज्ञा नहीं देंगे। यानी प्रधान भी बिना कारण बताए किसी को आज्ञा नहीं देंगे। सरकार इन प्रस्तावों को मानने पर भी बाध्य नहीं थी। यानी सरकार जो भारतीय प्रतिनिधि थे, अलग अलग वर्ग से थे, इनका अगर कोई प्रस्ताव है उसको मानने के लिए ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश हुकूमत प्रशासन बाध्य नहीं था। चाहे प्रस्ताव जनता के लिए हो अथवा वित्तीय विवरण के लिए हो, चाहे वह प्रस्ताव जनता के भलाई के लिए ही हो, तो भी उनको मानने का कोई कारण
बनना चाहिए। ब्रिटिश सरकार उन्हें अवहेलना भी कर सकती है, उनको ठुकरा भी सकती है, चाहे वह वित्तीय विवरण हो या आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला ही क्यों ना हो। परंतु कुछ ऐसे मामले भी थे जिनकी सदस्य विवेचना नहीं कर सकते थे, यानी कुछ ऐसे मामले भी थे जो ये सदस्य उनके बारे में पूछ नहीं सकते थे, उनके बारे में टिप्पणी टीका नहीं कर सकते थे। वे विदेशी संबंधों तथा देशी राजाओं के संबंधों में कानून के सामने निर्णय के लिए आए प्रश्नों, राज्य रेलवे के व्यय, ऋण पर ब्याज इत्यादि को प्रश्न नहीं उठा सकते थे। यानी ये जो मामले थे, विदेशी संबंध थे, राजाओं से अंग्रेजों के संबंध थे और कानून के समान सभी बराबर हैं, ये निर्णय से, रेलवे के व्यय से आदि क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। नेक्स्ट ये हो गए आपके एक्ट की प्रमुख धाराएं, उनके बारे में आपको मैंने बताया। क्लियर? यानी प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, बहुमत और मत देने का अधिकार भी इसमें आंशिक रूप से दिया गया और मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया, आदि बातें इनमें समावेश थी। एक्ट पर विचार। 1909 के सुधारों में से भारतीय राजनीति का प्रश्न का न कोई हल हो सकता था, न ही इससे वह निकल सकता था। यानी 1909 के जो सुधार थे उनसे भारतीय राजनीति पर न कोई प्रश्न हल हुआ, न कोई उनमें सुधार हुआ, न उनका कोई अर्थ निकाला गया। सीमित मताधिकार, अप्रत्यक्ष चुनाव, विधान परिषदों की सीमित शक्तियों ने प्रतिनिधि सरकार को खिचड़ी सा बना दिया। यानी उल जलूल की बातें कर करके ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को गुमराह करने का प्रयास किया। वास्तविक शक्ति सरकार के पास ही रही और परिषदों को केवल आलोचना का अधिकार के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। यानी सरकार की जो आलोचना की गई उसके अतिरिक्त उन्हें कोई भी बोलते ना अधिकार नहीं मिला। इन सुधारों से भारतीय राजनीति में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। एक ऐसी समस्या मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा निर्वाचन क्षेत्रों की थी। यानी ये एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई। मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया और उन्हें निर्वाचन क्षेत्र भी अलग से उनके लिए बना दिए गए। जैसा कि पंडित नेहरू ने कहा, इनसे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गया जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया। इससे शताब्दियों से आरंभ हुए एकत्व तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को उलट दिया। यानी मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देकर जो एकता की बात थी वो सारी की सारी ब्रिटिश जो अधिकारी थे मार्ले और मिंटो, उन्होंने उलट कर रख दिया। आरंभ में यह प्रतिरोध छोटे छोटे थे क्योंकि चुनाव मंडल छोटे थे, परंतु जो जो मताधिकार बढ़ता चला गया इससे राजनीतिक तथा सामाजिक मंडल का समस्त वातावरण दूषित हो गया। एक ऐसे रोग की नाई जो सारे शरीर को ही प्रभावित कर देता है। यानी इस प्रकार उनको अलग निर्वाचन मंडल, अलग क्षेत्र देकर, प्रतिनिधित्व देकर इस प्रकार एक शरीर में एक रोग डाल दिया जो पूरे शरीर को ही नष्ट करने के लिए उतारू हो गया। उनके राजनीतिक महत्व के लिए मुसलमानों को न केवल पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, अपितु उनकी साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें संख्या से कहीं अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी अलग प्रतिनिधित्व तो दिया ही गया, यानी उनकी जो संख्या थी उससे ज्यादा प्रतिनिधित्व उनको दे दिया गया। बात यहाँ पर ही समाप्त नहीं होती। देश के अन्य धार्मिक इकाइयां इन अन्याय को कैसे सहन कर सकती थी। यानी इस प्रकार की जो बात थी वो अन्य देश की जो अन्य जो इकाइयां थी वो कैसे सहन कर सकती थी। उनमें से कुछ ने साम्राज्य की अधिक सेवा की करने का दावा किया। यानी जो मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा कि इन्होंने साम्राज्य की अधिक सेवा की, तो अन्य इकाइयां भी थी, उन्होंने भी दावा किया कि हमने भी तो आपकी ज्यादा सेवा की, हमें भी मिलना चाहिए। फिर भी उन्हें विशेष कुछ नहीं मिला था। इस प्रकार सिखों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई की और 1919 में उन्हें भी विशेष प्रतिनिधित्व मिल गया। यानी सिखों ने भी लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से और उन्हें भी पृथक निर्वाचन मंडल में जगह मिल गई। यह अन्य जातियों के लिए हरी झंडी थी कि इस प्रकार हरिजनों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों, एंग्लो इंडियन को भी 1935 के अधिनियम के अनुसार पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गए। यानी आगे चलकर अन्य वर्गों में भी लड़ाइयां लड़ी गई सरकार के विरुद्ध कि हमें भी दो, तो 1935 में इन सभी को प्रतिनिधित्व मिल गया। शताब्दियों से बनाई राष्ट्रीय एकता एक ही चोट में समाप्त हो गई। यानी सदियों से जो राष्ट्रीय एकता की बात की जा रही थी वो अंग्रेजों ने एक चोट से ही समाप्त कर दी। महात्मा गांधी ने भी यह कहा कि मिंटो मार्ले सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। के एम मुंशी ने कहा इन्होंने उभरते हुए
प्रजातंत्र को मार डाला। यानी जो एकता की बात कर प्रजातंत्र की बात करते थे, अंग्रेजों ने एक चोट देकर उसको समाप्त कर दिया, यानी उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। 1918 में प्रकाशित हुई भारतीय संवैधानिक रिपोर्ट में कहा गया, यह इतिहास की शिक्षा के विरुद्ध है। यह धर्मों तथा वर्गों को जीवित रखता है, जिससे ऐसे शिविर अस्तित्व में आते हैं जो कि एक दूसरे के विरोधी होते हैं। यानी इस बात से ऐसे वर्ग उभर कर आए जो एक दूसरे के विरोधी हुए और उन्हें एक नागरिक के रूप में सोचने की शक्ति प्रदान नहीं करता। यानी भारत जो देश है या किसी भी देश में एक नागरिकों के मन में नहीं हो सकते जब तक उनके मन में अलग अलग विचारधाराएं अपने जाति वर्ग विशेष के लिए पनप रही है। एकता की बात नहीं सोची जा सकती है करते हैं, अपितु पक्षपाती और प्रोत्साहित करते हैं। इससे विधानमंडल की शक्तियों को परिवर्तित रहने का अवसर मिला और स्वशासन के सिद्धांतों का विकास होने में रुकावटें आई। लॉर्ड मार्ले ने ठीक थे जब उन्होंने मिंटो को लिखा कि पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम नाक के दांत बो रहे हैं और इनका फल भीषण होगा। यानी लॉर्ड मिंटो ने मार्ले को कहा कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, जो जहर ही उगलेंगे और इनका जो फल मिलेगा वो बहुत ही भीषण होगा। यह फल इतना भीषण था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा। क्लियर। 1909 के सुधारों से जनता को असंतुष्ट होने के और भी कई कारण थे। लोग देश की उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग कर रहे थे, परंतु मिला क्या? केवल हितैषी निरंकुशवाद, अपने अपने हित साधने का एक निरंकुशवाद मिला, जिसमें दूरस्थ तथा यदा कदा जागरूक जनतंत्र स्थित था। यानी दूर की बात थी जनतंत्र, और यदा कदा ही स्थित था। जब लॉर्ड मार्ले ने ब्रिटिश संसद में इस विधेयक को प्रस्तुत किया तो उसने यह संपूर्णतः स्पष्ट कर दिया कि उसकी भारत में संसदीय प्रणाली स्थापित करने की कोई इच्छा नहीं है। नवजात राष्ट्रवादी शक्तियों के लिए यह विचार बहुत ही उत्तेजनाजनक था। यानी ये प्रस्ताव जब लाया गया था तो उन्होंने मार्ले ने साफ कह दिया कि हम भारत में कोई संसदीय व्यवस्था लागू नहीं करना चाह रहे थे। जो भारतीय राष्ट्रवादी को ये बात पता चली तो उनको यह बहुत बुरा लगा और उन्हें उत्तेजक बना दिया। सुधारों को कार्यान्वित करते हुए बहुत सी गड़बड़ियां उत्पन्न हुई। संसदीय प्रणाली तो दे दी गई परंतु उत्तरदायित्व तो नहीं दिया गया, जिससे सरकार की विवेकहीन तथा अनुत्तरदायी आलोचना की जाने लगी। सरकार भारतीय नेताओं ने विधानमंडलों को सरकार की कटु आलोचना करने का मंच बना लिया, इस विचार से कि उन्हें उत्तरदायित्व तो नहीं निभाना पड़ेगा, वह केवल आलोचक तथा अनुत्तरवादी ही बने रहेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव पद्धति अपनाई गई वह इतनी अस्पष्ट थी कि जनप्रतिनिधियों की प्रणाली एक प्रकार की बहुत सी छलनियों में से छलने की प्रक्रिया बन गई। यानी इस प्रकार की जो निर्वाचन प्रणाली थी वो कोई अनेक छलनियों में चलने वाली चुनाव प्रणाली थी, यानी उसका कोई तोड़ नहीं था। ये इनके इन प्रकार उनको रोका जा रहा था। कुछ लोग स्थानीय निकायों के चुनाव करते थे। ये सदस्य विधानमंडलों को चुनाव करते थे और ये चुनाव मंडल प्रतिनिधि परिषदों के सदस्य का चुनाव करते थे। यानी कुछ ही लोग ये सारी बातें करते थे, सदस्य चुनते थे और चुनाव मंडलों में चुने जाते थे और प्रांतीय परिषदों के सदस्य का भी चुनाव करते थे। कुछ लोगों के हाथ में ही सत्ता है और यही प्रांतीय परिषदों के सदस्य केंद्रीय परिषदों का चुनाव करते थे। जैसा कि 1918 में संयुक्त समिति की रिपोर्ट में कहा गया, जो व्यक्ति प्राथमिक चुनाव में भाग लेता है, जो व्यक्ति विधानमंडलों की बैठक में बैठता है, उन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है और प्राथमिक मतदाता को मत का विधान परिषद की कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी अवस्था में कोई उत्तरदायी नहीं है और न ही मतदाताओं का जो नाम मात्र का मत डालते हैं। कोई राजनीतिक शिक्षण संस्था ही होता है, कोई राजनीतिक शिक्षण ही होता है वह कार्य जिससे ऐसा चुनाव मंडल अस्तित्व में आए, जो उत्तरदायी सरकार का बोझ उठा सके और तो सभी करने का शेष पड़ा है। यानी इस प्रकार के कोई बोझ उठाने वाली बात ब्रिटिश सरकार ने नहीं की। 1909 के सुधारों से जनता को केवल छाया मात्र सुधार ही प्राप्त हुए, चंद्रमा की चांदनी। के मुंशी ने इसको यह भी कहा, वास्तविकता रूप में कुछ नहीं। यानी छाया मिली है वो भी वास्तविकता में कुछ नहीं है। इससे प्रभाव तो मिला, शक्ति नहीं। इससे शासन का उत्तरदायी अन्य लोगों के वर्ग पर आया, जबकि शक्ति एक तीव्र गति से अन्य वर्ग पर लाद दी गई। यानी जो बात आई थी उत्तरदायित्व की तो अन्य लोगों के पास था और शक्ति जिसके पास थी वो अनवरत रूप से चल रही थी। इससे ऐसी स्थिति आ गई कि विधानमंडलों तथा कार्यकारिणी के बीच कटुता बढ़ गई।
विधानमंडलों जो मनोनीत होकर सदस्य जाते थे, निर्वाचित होके जाते थे, और जो कार्यकारिणी थी, कानून बनाती, उनके बीच में विरोधाभास वाली स्थिति आ गई और अंग्रेज सरकार तथा भारतीय समुदाय के बीच वैमनस्य बढ़ा। अंग्रेजों और भारतीय समुदाय के मध्य वैमनस्य बढ़ गया। इसके बाद कोपलैंड ने अपने विचार दिए। 1909 के अधिनियम ने 1861 में प्रारंभ हुए संवैधानिक विकास को प्रतिनिधि सरकार की दहलीज पर ला दिया, परंतु यह विचार था कि सब यही था जो इंग्लैंड अथवा उसके उपनिवेशों में हुआ था। यानी इस प्रकार हम निश्चित रूप से कह सकते हैं 1909 के जो अधिनियम है उनमें जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति प्रणाली अपनाई गई वो नाक के दांत बोने वाली बात सही थी, जिससे सारी जो एकता वाली बात की जा रही थी उनको खंड खंड अंग्रेज सरकार ने कर दिया इस प्रकार इस प्रणाली के द्वारा। अतः यह प्रणाली महत्वपूर्ण रही ब्रिटिश सरकार के लिए, भारतीयों के लिए एकता के लिए यह विशेष प्रभावित किया था। क्लियर? आज क्लास में इतना ही, अगली क्लास आगे।